आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 8 दिसंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे वेनेजुएला ने की अमेरिका से भिड़ने की तैयारी, हजारों नए फौजी की भर्ती, जमीनी जंग की तैयारी, कौन किस पर पड़ेगा भारी। नेतन्याहू का सीरिया की कब्जाई जमीन पर बड़ा ऐलान, क्या फिर सुलगेगा गोलान, क्या फिर मचेगा कोहराम। मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर अहमद अल शरा का बड़ा ऐलान, सीरिया की उमैयद मस्जिद में काबा शरीफ का किस्वा सौंपकर जोलानी ने दिया कौन सा इशारा। न्यूयॉर्क में गजा पर कतर की टॉप सीक्रेट मीटिंग, अमेरिका की मौजूदगी में इस्राइल के साथ बैठा कतर, क्या गजा की डील टूट रही है या बचाई जा रही है। और ट्रंप की झुंझलाहट आई सामने, कहा ज़ेलेंस्की ने हमारा पीस ड्राफ्ट पढ़ा ही नहीं। तो क्या नेतन्याहू की राह पर चल रहे हैं ज़ेलेंस्की। ये थी कुछ हेडलाइंस सवालों के साथ, लेकिन जवाब मिलेंगे तफसील के साथ इन खबरों में। सबसे पहले वेनेजुएला भी अब सीधे अमेरिका से भिड़ने को तैयार दिखाई दे रहा है। उसने एक अहम कदम उठाते हुए हजारों नए फौजियों की भर्ती की है। अमेरिका के बढ़ते दबाव और कैरेबियन समंदर में उसकी फौजी हलचल के बीच वेनेजुएला की नेशनल बोलिवेरियन आर्म्ड फोर्सेस ने 5,600 यानी 5600 नए जवानों को हलफ दिलाकर फौजी दस्तों में शामिल कर लिया है। वेनेजुएला की हुकूमत ने इसे बढ़ती साम्राज्यवादी धमकियों का जवाब बताया है। कहा है कि इंपीरियलिस्ट धमकियां जो हैं उनका जवाब है। नए भर्ती जवानों ने प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो के सामने वफादारी की कसम उठाई। सरकारी बयान में फौज को मुल्क की अमानत और मुस्तकबिल की रीढ़ करार दिया गया। वेनेजुएला की फौज का कहना है कि अमरीकी दबाव जितना बढ़ रहा है, नौजवानों की भर्ती भी उतनी ही तेज हो रही है। फौज ने कहा कि साम्राज्यवाद हमारी सरहदें डराने आया है और हमारी कौम, खासकर नौजवान, हजारों की तादाद में फौज में शामिल होने पहुंच रहे हैं। ये जज्बा दिखाता है कि अमेरिका से हर एक वेनेजुएला का शहरी भिड़ने को तैयार है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वेनेजुएला के पास इस वक्त 2 लाख फौजी हैं, 2 लाख पुलिस ऑफिशियल या पुलिस कर्मी हैं और लाखों रिजर्व मिलिशिया मौजूद हैं, लाखों। दूसरी तरफ अमेरिका सितंबर से अब तक लैटिन अमेरिका में 22 फौजी हमले कर चुका है। ये जो एक अमेरिका मुल्क है, एक अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो साउथ अमेरिका लैटिन अमेरिका कहलाता है, जिसमें वेनेजुएला नाम का मुल्क भी आता है। तो इन हमलों में 22 हमलों में 87 लोग मारे गए। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी कि वेनेजुएला के ड्रग नेटवर्क्स को अब जमीनी टारगेटिंग का भी सामना करना पड़ेगा। यानी जमीन पर अमेरिका के फौजी उतरेंगे वेनेजुएला के अंदर। यानी अमेरिका जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है और वेनेजुएला जमीन पर ही उससे निपटने के लिए हजारों फौजी भर्ती कर रहा है। यानी साफ है कि जंग का ऐलान कभी भी मुमकिन है। सवाल यह है कि अमेरिका को वेनेजुएला में कहीं अफगानिस्तान या वियतनाम जैसे नतीजों का सामना ना करना पड़ जाए, क्योंकि जब तक अमेरिका हो चाहे इस्राइल हो हवा से हमले करते हैं तब तक उनका अपर हैंड रहता है, ये ताकत उनके पास है। लेकिन जैसे ही वो ज़मीन पर उतरते हैं उन्हें समझ आता है कि ज़मीन उनकी नहीं है। यहाँ की बनावट, यहाँ की दुश्वारियों से उनका दुश्मन अच्छी तरह वाकिफ है। और अब 2 अहम खबरें सीरिया से। पहली खबर यह है कि सीरिया में आईडीएफ जमी रहेगी, जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है लालची इस्राइल। और अब सीरिया की वार्निंग का क्या होगा, जो वो कह रहे थे कि जाना ही होगा। मिडिल ईस्ट में एक और बड़ी टक्कर की बुनियाद रखी जा रही है। याद रखिएगा जो मैं कह रहा हूं। नेतन्याहू ने साफ ऐलान कर दिया है कि इस्राइल सीरिया की वो जमीन नहीं छोड़ेगा जिस पर उसने कब्जा कर रखा है पिछले साल से, खासकर जबाल अश-शेख यानी जिसे माउंट हेमन कहा जाता है और गोलान हाइट्स के पास वाले बफर जोन की अहम जमीन। नेतन्याहू ने यह बयान इस्राएली एम्बेसडर्स और फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स की मीटिंग में दिया। नेतन्याहू का सीधे लफ्जों में कहना था, हम ये एसेट्स छोड़ने वाले नहीं हैं। यानी वो जमीन जिस पर 2024 के दिसंबर से 2024 में जब बशर की हुकूमत गिर गई, उसके गिरने के बाद इस्राइल ने 8 दिसंबर से जिस जमीन पर सीरिया की अपना कब्जा बढ़ाया था, वो अब इस लैंड माफिया के कब्जे में रहेगी, ये ऐलान हो गया है। इधर सीरिया की हुकूमत का रुख बिल्कुल उलट है। सीरिया ने साफ कह दिया है कि जब तक इस्राइल हमारी जमीन नहीं छोड़ता, किसी भी एग्रीमेंट की कोई बात नहीं होगी। लेकिन हजरत जोलानी उर्फ अल शरा ने ये नहीं बताया, या वो ये नहीं बता पा रहे
कि वो इसराइल से अपनी ज़मीन आज़ाद करवाने का गूदा जमा कर पाएंगे या नहीं। बस ये कहते हैं कि हम तुमसे ताल्लुकात नहीं सुधारेंगे, वो कहेंगे मत सुधारो, हम तो ज़मीन कब्जा रहे हैं। इधर इसराइल ये दिखा रहा है कि वो साउथ सीरिया को डीमिलिटराइज करने की डील चाहता है, कि साउथ सीरिया में जो इसराइली कब्जे वाली सरहदों से लगते इलाके, वहाँ किसी के पास एक तमंचा भी ना हो। लेकिन सीरिया का कहना है कि पहले कब्जा छोड़ो, फिर किसी समझौते की बात करेंगे। यानी एक तरफ कब्जा, दूसरी तरफ जिद। जंग से जला इलाका अब एक नए चिंगारी पॉइंट के सामने खड़ा है, और चिंगारी भड़किस तो जंग तय समझिस। मस्जिद के मिंबर पर चढ़े सीरिया के प्रेसिडेंट और काबा शरीफ का कपड़ा अपने हाथ में लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। यह ऐलान अहम है क्योंकि बशर अल असद की हुकूमत को खत्म हुए 1 साल हो गया है। असद हुकूमत के खात्मे को 1 साल पूरा हो चुका है दोस्तों, और दमिश्क की सीरिया की नई हुकूमत ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि नया सीरिया उठ रहा है, अंगड़ाई ले रहा है, उठ रहा है। दमिश्क की हवा आज फिर एक बड़े ऐलान की गवाह बनी। सुन लीजिए खबर को। अहमद अल शरा ने सीरिया की दमिश्क की उम्मयद मस्जिद में फजर की नमाज के बाद मस्जिद के मिंबर पर फौजी यूनिफॉर्म में खड़े होकर साफ साफ कहा, अब कोई हमें रोक नहीं सकता, सीरिया फिर उठेगा और इतना मजबूत होगा जितना वो अपने माजी और आज का हकदार है, उतना मजबूत होगा। असद हुकूमत के गिरने की पहली सालगिरह पर अल शरा ने एक खुला पैगाम दिया कि मुल्क अब एक नए दौर में दाखिल हो चुका है और ये तामीर, इंसाफ और कमज़ोरों की मदद का दौर है। अल शरा ने कहा, शाम यानी सीरिया के नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हम सीरिया को दोबारा खड़ा करेंगे और कोई रुकावट हमें रोक नहीं पाएगी। सीरिया की सना न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अल शरा ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से भेजा गया काबा शरीफ का कपड़ा यानी किस्वा का एक बड़ा पीस उम्मयद मस्जिद के अंदर प्लेस किया। इस सिंबॉलिक मैसेज के जरिए सीरिया की नई हुकूमत खुद को अरब दुनिया के नए रिश्तों से जोड़कर दिखाना चाहती है। पिछले दिसंबर में बशर अल असद रूस भाग गए थे, जिसके साथ 1963 से चली आ रही बाथ पार्टी की हुकूमत का पूरा सिलसिला मिट गया था। जनवरी में अल शरा की ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनी थी और अब 1 साल बाद वो मुल्क को एक नई शुरुआत का वादा दे रहे हैं। देखते हैं कि ये वादा किस हद तक पूरा होता है। दोस्तों, न्यूयॉर्क में एक ऐसी मुलाकात हुई, 3 मुल्कों के बीच एक ऐसी मुलाकात हुई जिसे टॉप सीक्रेट बताया गया, लेकिन अगले ही दिन कहानी हर बड़े अखबार में लीक हो गई। तो फिर क्या राज था और मीटिंग में क्या हुआ, ये जान लीजिए, क्योंकि ये सीक्रेट तो अब कोई सीक्रेट रहा ही नहीं जब हर किसी के सामने है, लेकिन सीक्रेट रखा गया था। अमेरिकी चैनल एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका, इसराइल और कतर के बीच ये 3 तरफा मीटिंग असल में गजा की सुलह यानी पीस एग्रीमेंट की इंप्लीमेंटेशन पर बेस्ड थी, यानी कागज पर बनी डील को असल जमीन पर कैसे उतारना है, इस पर बात हुई। कौन कौन था मीटिंग के अंदर, जान लीजिए। 7 दिसंबर को हुई इस सो कॉल्ड सीक्रेट मीटिंग को व्हाइट हाउस के एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने होस्ट किया। इसमें इसराइल की तरफ से आया मोसाद का चीफ डेविड बार्निया, जिसने कतर पर 2 महीने पहले हुए हमले में भी रोल निभाया था, इंटेलिजेंस मुहैया करवा के। कतर की तरफ से एक सीनियर मगर गुमनाम अफसर मौजूद था, यानी कतर सबसे सीक्रेट यानी सबसे पोशीदा तरीके से इस मीटिंग में शामिल हुआ। व्हाइट हाउस ने इस मीटिंग को लेकर अभी ऑफिशियल तौर पर कुछ नहीं कहा है, मतलब कहानी लीक तो हुई लेकिन मोहर अभी नहीं लगी है। यानी साफ है कि जिस लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी वो मकसद हासिल नहीं हुआ, वरना अब तक तो कामयाबी का ऐलान हो चुका होता। याद कीजिए तो कल ही से कतर के सुर इसराइल के खिलाफ काफ़ी सख्त हो गए हैं। क्यों ये मीटिंग इतना बड़ा इशू बन रही है, आइए इसे समझते हैं। दरअसल ये वही अमेरिका और कतर हैं जिन्होंने गजा में जंग रोकने की डील कराई थी। इनके बिना तो ये मुमकिन नहीं था, और मिस्र। और ये वही कतर है जिस पर कुछ महीने पहले इसराइल ने दोहा में एयर स्ट्राइक करके हमास की लीडरशिप को निशाना बनाने की, ख़त्म करने की नाकाम कोशिश की थी। हालांकि उसमें 6-7 लोग मारे गए थे। फिर भी उसी कतर के साथ इसराइल टेबल पर बैठा, या उसी इसराइल के साथ कतर टेबल पर बैठा बातचीत के लिए। अब आप ये जानना चाहेंगे कि मीटिंग का असल एजेंडा क्या था, बैठ गए, कौन आया, ये तो सारी बातें हो गई। तो एजेंडा था कि गजा में जंग रोकने वाली डील कितनी टिकाऊ है, कौन
किस शर्त को तोड़ रहा है और आगे ग्राउंड रियलिटी में इसे कैसे बचाया जाए, क्योंकि दोनों इसराइल हो या हमास एक दूसरे पर एग्रीमेंट तोड़ने का इल्जाम डाल रहे हैं। इसके अलावा इस मीटिंग से मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिली हो दोस्तों, उसको या तो अधूरा मानिएगा या फेक मानिएगा, क्योंकि मैंने उस एजेंसी की खबर आपको सुनाई है, एक्सियोस की, जिसने इस मीटिंग की खबर को सबसे पहले लीक किया। इसने लीक किया, बाकियों ने फॉलो किया। तो मैंने सोर्स से आपको खबर सुनाई है, इसके आगे जो भी है मुझे नहीं पता वो क्या है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की से बहुत बहुत गुस्सा हैं। उनका कहना है कि इस ज़ेलेंस्की ने अभी तक हमारा अमन वाला डील ड्राफ्ट पढ़ा ही नहीं, हमने जो भेजा था। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा कि वो ज़ेलेंस्की से थोड़ा मायूस हैं। वजह यह है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन की जंग को ख़त्म करने के लिए जो पीस डील ड्राफ्ट यानी अमन की डील का सौदे का जो ड्राफ्ट तैयार किया है, ज़ेलेंस्की ने उसको अब तक पढ़ने की ज़हमत भी नहीं उठाई। ट्रंप ने साफ लफ्जों में कहा, मुझे कहना पड़ेगा कि मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ज़ेलेंस्की की टीम को यह प्रपोजल बहुत पसंद आया, लेकिन खुद ज़ेलेंस्की ने अभी तक नजर भी नहीं डाली है। मतलब चंगू मंगू कह रहे हैं कि बहुत चंगा सी, लेकिन ज़ेलेंस्की कह रहा है हमारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। यानी एक तरफ यूक्रेन अमन की बात कर रहा है और दूसरी तरफ यूक्रेन का लीडर फाइल खोलने तक को तैयार नहीं दिख रहा। असल में इधर भी इसराइल वाला ही मामला है, यानी जब तक जंग चलेगी तब तक ज़ेलेंस्की की कुर्सी रहेगी। करप्शन के केस इधर भी हैं, कर्ज चढ़ा है मुल्क पर, इधर भी है। और जब भी ये जंग बंद होगी, यूक्रेन की बहुत सी ज़मीनें रूस के पास जाएंगी, उसकी बदनामी अलग, तो ज़ेलेंस्की की कुर्सी तो जाना तय है। रूस की रात छलनी हो गई, क्योंकि 67 यूक्रेनी ड्रोनों ने हमला किया रूस पर, लेकिन बड़ी कोशिश के साथ, कुश्ती के साथ गिरा दिए गए। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि पिछली रात भर में 67 यूक्रेनी फिक्स्ड विंग ड्रोन्स रूस के अलग अलग इलाकों में दागे गए और सब के सब रूस के डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिए। पूछा किधर जा रहे हो, इधर आओ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 ड्रोन ब्रियांस्क, 12 सारातोव, 11 रोस्तोव, 9 वोल्गोग्राद, जबकि कुर्स्क, लेनिनग्राद, तूला और मॉस्को रीजन में 2-2 ड्रोन्स ढेर कर दिए गए। रूसी हुकूमत का ये दावा है कि पूरी रात उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स अलर्ट रहे और यूक्रेनी हमलों को रास्ते में ही साफ कर दिया। यूक्रेन और रूस के इलाकों के नाम बड़े टेढ़े बड़े होते हैं, ज़बान इधर से उधर हो जाती है। आस्त्राल अविस्त्रा बेबी, तो गलती माफ़ कीजिएगा, हालांकि की नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।